Yes, good morning, everyone. Today we'll be discussing about a very interesting topic which is known as further issue of share capital and it's covered in section number 62. तो जब हम सेक्शन 62 की बात करते हैं तो इसके अंदर कई विंग्स हैं. लोग सिर्फ सोचते हैं दैट सेक्शन 62 इज अबाउट राइट्स इशू द ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. बट अगर आप सेक्शन 62 को देखें तो वहां पर बहुत सारे एरियाज कवर्ड हैं. सेक्शन 62 में आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं जो कि इस पोर्शन में लिखा हुआ है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. Then section 62 which talks about further issue, it also talks about the employee stock option scheme. आप अपने employees को दे सकते हैं यहां पर under ESOP scheme. Section 62 also talks about that this offer can be made to any person other than the existing equity shareholders and other than employees. And then further, section 62 subsection 4 also talks about two other exceptions when you are not offering the equity shares to equity shareholders, existing equity shareholders, but these are the typical cases when your convertible debentures or your convertible loans which will be converted into equity, जब आपने इशू किया था तभी आपको पता था कि वो कन्वर्ट होंगे, उस सिचुएशन में भी आपका फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल का एक केस बनता है. बट ऐसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या लोन में ऐसे क्लॉज डालने के पहले और लोन रेस करने के पहले एक एसआर इन जीएम पास हो गया होना चाहिए था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 62 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 टॉक्स अबाउट सम अदर स्पेशल केसेस जब आप गवर्नमेंट से लोन ले रहे होते हैं या लिया है आपने, या डिबेंचर्स आपने सब्सक्राइब, आपका डिबेंचर्स गवर्नमेंट ने सब्सक्राइब किया है, तो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शंस दे सकता है कि वो लोन या वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, चाहे पहले से उसमें कोई अग्रीमेंट ऑफ कन्वर्जन या क्लॉज ऑफ कन्वर्जन नहीं था, बट द गवर्नमेंट हैज दैट पावर टू गिव डायरेक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट. तो आइए एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले ऑफर आप अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं तो आपको एक लेटर ऑफ ऑफर, LOF, लेटर ऑफ ऑफर, जो ऑफर डॉक्यूमेंट है यहां पर, वो लोगों के घरों में आपको भेजनी पड़ती है. और जब आप लेटर ऑफ ऑफर लोगों के घरों में भेजते हैं तो उसमें एक क्लॉज आया था दैट मिनिमम ऑफर पीरियड 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज. बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद एक थोड़ा सा हल्का सा चेंज आया है दैट ऑफर पीरियड कैन बी 15 डेज और सच लेसर नंबर ऑफ डेज विच द बोर्ड में डिटर्मिन. रीजन क्या है कि जो क्लोजली हेल्ड कंपनीज थी जहां सब रेडी हैं, आप क्लोजली हेल्ड कंपनी, पीपल हैव ऑलरेडी अग्रीड दैट ये आप राइट्स इशू ला सकते हैं, झूठ मूठ वो पैसा हमें फिर वेट करना पड़ता था ऑफर पीरियड तक, वो बैंक अकाउंट में रखना पड़ता था, उसको हम यूज नहीं कर पाते थे जब तक ऑफर पीरियड खत्म ना हो. तो इसलिए इट कैन बी इवन लेसर नंबर ऑफ डेज, अ स्मॉल चेंज हैज कम, एंड लोगों के घरों में लेटर ऑफ ऑफर ये पहुंच जाए 3 दिन पहले कम से कम, बिफोर द ऑफर ओपन्स. तो नोटिस पीरियड एंड ऑफर पीरियड में कम से कम स्टार्ट होने के पहले 3 दिन का गैप तो कम से कम होना चाहिए. तो उस लेटर ऑफ ऑफर में लिखा रहता है अगर आप नहीं लेना चाहें तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं. और आप अगर उस टाइम के अंदर बता दे, ठीक है, आप कुछ अगर रिप्लाई नहीं दे ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, फिर कंपनी किसी और को भी दे सकता है जो कंपनी के हित में रहे. पक्का. एक केस स्टडी आया हुआ एग्जाम में कि एक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर की पहले से 40% होल्डिंग है कंपनी में, तो उसको कंपनी ने मना कर दिया कि आपको राइट्स इशू नहीं देंगे, आप ऑलरेडी बहुत बड़े शेयर होल्डर है. तो दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड बिकॉज just on this ground that you already have lot of shares, you cannot be denied. ये offer to all existing equity shareholders जाता है, then it means all. तो रिकॉर्ड डेट बोल के एक डेट का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, उस तारीख को अगर आप एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर हैं तो आपके पास ये राइट्स इशू का कॉन्सेप्ट ऑफर लेटर जाएगा. उसी तरह यहां पर है, ऑफर हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को अंडर ईसॉप स्कीम. ईसॉप स्कीम में एसआर इन जनरल मीटिंग पास करना है, बट प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ओआर इन जनरल मीटिंग के द्वारा भी ईसॉप स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं. और इसी में हमने एक चीज और देखा था यहां पर, दैट इज कि जब हम ईसॉप स्कीम लेकर आते हैं, स्क्रीन दिख रहा है आपको, तो जब हम ईसॉप स्कीम लेके आते हैं तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रांटिंग ऑफ ईसॉप एंड वेस्टिंग ऑफ ईसॉप. सर, वेस्टिंग ऑफ ईसॉप का मतलब आप शेयर्स लेने के हकदार कब बनेंगे. वेस्टिंग ऑफ ईसॉप और ग्रांटिंग में 1 ईयर का गैप मिनिमम होना चाहिए, ये रूल्स में लिखा हुआ है. मिनिमम 1 ईयर गैप शुड बी देयर बिटवीन द ग्रांट, जब मैं दे दिया मतलब शेयर नहीं मिल गया है, अभी ईसॉप स्कीम आपको ग्रांट किया गया है, सर अब मिल गया ना मुझे, नो नो नो, 1 साल के बाद भी शेयर्स नहीं मिला है, अब आप शेयर्स खरीद सकते हैं अगर चाहें तो दिस इज द मिनिमम 1 ईयर गैप. सर मैं ये स्कीम में एम्प्लॉय हूं,
मैं नहीं लेना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं किसी और को ये स्कीम असाइन कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, इट कैन नॉट बी असाइंड। ओके, नेक्स्ट सर, मुझे जो शेयर्स मिलेंगे इस स्कीम के अंदर, नाउ व्हेन आई बाय दिस शेयर्स अंडर द ईसॉप स्कीम, तो ईसॉप स्कीम में जब मुझे शेयर्स मिलेंगे, ये शेयर्स जो मुझे मिलेंगे ये कितने दिन तक मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, ये रूल्स में नहीं लिखा हुआ है, कंपनी वो पीरियड बताएगा दैट ये कितने दिन तक आप ये शेयर्स जो आपको इशू किए गए हैं ये कितने दिन तक आप ट्रांसफर ना कर सके। बहुत लोग एमसीक्यू में इसको 1 ईयर टिक करके आ जाते हैं, वो रॉन्ग है। 1 ईयर था ग्रांटिंग एंड वेस्टिंग। सर वेस्टिंग मतलब शेयर मिल गए मुझे, नो नो नो, शेयर खरीदने के हकदार बन गए। सर एक चीज बता दीजिए, यहाँ एम्प्लॉय कौन होता है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, परमानेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर पार्ट टाइम होल टाइम सब डायरेक्टर्स कवर्ड है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दिया था वो यहाँ कवर्ड नहीं है। और भी पॉइंट्स यहाँ पर थे, बट याद रखना यहाँ पर हम किसको नहीं दे सकते, उस एम्प्लॉय को जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता हो, या वो एम्प्लॉय जो डायरेक्टर है एंड डायरेक्टर और उनके रिलेटिव का होल्डिंग अगर ग्रेटर दैन 10% ऑफ द इक्विटी है तो वो एम्प्लॉय होने से भी ईसॉप स्कीम के अंदर नहीं पाएंगे। बट एक एक्सेप्शन था, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स अपने ईसॉप स्कीम के अंदर, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स इन लोगों को भी दे सकता है जो एम्प्लॉइज प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या वो डायरेक्टर्स जो जिनकी होल्डिंग मोर देन 10% है, प्राइवेट कंपनी इनको भी दे सकता है। प्राइवेट कंपनी नहीं, सॉरी, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स। तो एमसीक्यू में याद रखना, इट शुड बी अ प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप, देन फॉर 10 years इट कैन गिव टू दीज पीपल ऑल्सो। ओके, पर याद रखना इसमें लोग एमसीक्यू में बहुत गलती करते हैं, इसको हड़बड़ी में पढ़ने के समय उनको लगता है प्राइवेट कंपनी दे सकती है, प्राइवेट कंपनी पर स्टार्टअप भी होना चाहिए एज पर द डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद आप देखोगे यहां पर कि एक चीज और था यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग, एक कंपनी किसी को पैसा देने वाला था, सपोज 1000 रुपया, पर उसके बिहाफ में वो शेयर्स उनको दे रहा है। तो सेक्शन 62 का जो आज स्कीम हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें एक पॉइंट ये भी आया था जो हम लोग यहां देखे थे, टू एनी पर्सन, तो इफ आई एम गिविंग टू माय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट देन आई विल बी कवर्ड हियर। एसआर पास करना है और रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट भी चाहिए। अंडरस्टूड है एवरीवन? तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है जो आपको लगेगा भी नहीं कि राइट्स इशू का क्वेश्चन है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ सेक्शन 62, सॉरी नॉट राइट्स इशू ओनली, बट सेक्शन 62 का सबसेक्शन 1 का ये वाला पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पर ट्रिगर हुआ है, जहां पर आप एनी पर्सन अदर दैन एग्जिस्टिंग इक्विटी को देते हैं तो ये लगेगा। इज इट ओके? उसके बाद ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड लोन्स, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट बिफोर इशूइंग सच लोन्स एक एसआर पास हो जाना चाहिए था। तो ये क्लॉज हमने क्लास में भी डिटेल में किया था यहां पर। एंड 62(4) में एंड 62 सबसेक्शन 5 में गवर्नमेंट वाले केस में अगर पहले से नहीं लिखा है तो भी गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है। ये सब फैक्टर्स को देखते हुए द डायरेक्शंस आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। सर एक बात बताइए, अब गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे दिया, मेरे शेयर कैपिटल बढ़ गए, तो ये डीम्ड इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल माना जाएगा। नो नीड ऑफ पासिंग ओआर अगेन फॉर इंक्रीजिंग द शेयर कैपिटल, बट SH7 नाम का फॉर्म आपका आरओसी के पास फाइल हो जाना चाहिए। तो इस पे केस स्टडी आ सकता है कि ऑथराइज कैपिटल एक्सीड हो गया, वायलेशन हुआ है, आपने ओआर नहीं पास किया सेक्शन 61 में जो पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर याद रखिएगा SH7 has to be filed within 30 days। एंड इसी क्लास में हमने एक चीज और देखा था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट प्रेफरेंशियल ऑफर भी सेक्शन 62 के अंदर कवर्ड होते हैं। इधर पर इस पोर्शन में प्रेफरेंशियल ऑफर भी कवर्ड है। एंड यू रिमेंबर प्रेफरेंशियल ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस अगर आपको याद हो, दैट प्राइवेट प्लेसमेंट में एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी कैन बी अलॉटेड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, बट प्रेफरेंशियल ऑफर में इक्विटी एंड कन्वर्टिबल्स जो इक्विटी में ही कन्वर्ट होंगे वो ही दिए जा सकते हैं। एक शेयर कैपिटल के रूल्स के अंदर गवर्न होता है, एक प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के रूल्स के अंदर गवर्न होता है। इनफैक्ट प्रेफरेंशियल ऑफर में प्राइवेट प्लेसमेंट के सारे कंडीशंस आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी पुट अ वीडियो ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, यू मस्ट वॉच इट। तो सेक्शन 62 इज नॉट ओनली राइट्स इशू, सेक्शन 62 के अंदर आपने देखा एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर्स है, सेक्शन 62 में आपने देखा ईसॉप स्कीम है, आपने देखा एनी पर्सन, प्रेफरेंशियल ऑफर्स भी आते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड लोन्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में, एंड जब गवर्नमेंट डायरेक्शंस देता है तो भी। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 62। प्लेटर पर आपको दिख रहे हैं कि 6 पार्ट्स हैं सेक्शन 62 के अंदर, कैसे कैसे सब सेक्शन वाइज हमने इसको कवर किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस बोनस इशू के लिए बहुत सारे पॉइंट्स थे,
जो बहुत डायरेक्ट था, तो मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पर इस पीपीटी में वेबसाइट पर डाल दिया. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल अगेन. तो बोनस इशू एंड राइट्स इशू, बेसिकली दिस वीडियो वाज ऑन सेक्शन 62, जहां पर सारे पॉइंट्स 62 के आप यहाँ पीपीटी से रिवाइज कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, पीपीटी सेक्शन में. तो आइए लेट्स से रिवाइज इट अगेन, एंड वेरी सून आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, चार्ज एंड डिपॉजिट्स. इसके पहले जो क्लासेस अपलोड हुई थी उस पर. थैंक यू सो मच.